Good morning, dear students. Today I am going to discuss a very important topic of your syllabus, that is power factor improvement, right? And in order to discuss this topic, we shall be concerned about the following points. First of all, will be define what is power factor. हम power factor को सबसे पहले define करेंगे. उसके बाद हम देखेंगे कि what are the different types of power factor can exist, okay, and then why power factor improvement is required. हमारे को power factor improvement की जरूरत क्यों पड़ी, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि what is the effect of poor or you can say low power factor. तो power factor poor हो जाता है या low हो जाता है तो उसका सिस्टम की सेहत के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, पहले हम वो समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना. एंड देन हम ये देखेंगे कि अगर हम पावर फैक्टर को इम्प्रूव करते हैं तो उससे हमारे को क्या क्या एडवांटेजेस होंगे, राइट. एंड देन फाइनली विल सी व्हाट आर द डिफरेंट मेथड्स ऑफ पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट. ओके, तो हमारा जो रोड मैप है वो कुछ इस तरह से चलेगा. तो मैं कोशिश करूंगा कि शुरू के जो 3-4 पॉइंट हैं वो अपन आज डिस्कस कर लें, और उसके बाद में जो मेथड्स ऑफ पावर फैक्टर इम्प्रूवमेंट है ये हम इसके सेकेंड पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना. तो आइए शुरुआत करते हैं. देखिए, अगर हम पावर फैक्टर को डिफाइन करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे को दो इंपॉर्टेंट चीजें समझना बहुत जरूरी है. पहला है पावर इटसेल्फ, दूसरा है लोड, ठीक है ना. देखिए, पावर जो है वो लोड के अंदर जो कंज्यूम होती है, तो हमारे को दोनों ही चीजें समझने की जरूरत है. सबसे पहले देखिए, तीन तरह की पावर को हम सर्किट के अंदर डिफाइन करते हैं. पहली है आपकी पी, दैट इज वी आई कॉस फाई. इसको हम कहते हैं एक्टिव पावर. इसकी यूनिट्स होती है वाट्स में, और अगर आप बड़ी यूनिट लेना चाहें तो इन किलोवाट्स. ओके, सिमिलरली योर सेकंड पावर इज क्यू, दैट इज वी आई साइन फाई. ये होती है रिएक्टिव पावर. इसको हम वी ए आर या फिर के वी आर में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना. और जो हमारी फाइनल पावर है एस, दिस इज वी आई, दैट इज एपरेंट पावर. इसकी यूनिट होती है वी ए या फिर के वी ए. योर एपरेंट पावर एस इज बेसिकली द वेक्टर सम ऑफ एक्टिव प्लस रिएक्टिव पावर. ये यहाँ पर मैंने एक पावर ट्रायंगल शो किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं. जो दिस इज योर एक्टिव पावर पी, इट इज द रिएक्टिव पावर, और ये जो दोनों का सम है बेसिकली वेक्टर सम, वो आपकी होती है एपरेंट पावर. ओके, तो यहाँ पर हमने देखा कि तीन तरह की पावर एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है ना. अब हम लोड की बात करते हैं. देखिए, लोड तीन तरीके का हो सकता है. लोड में भी रेजिस्टिव, में भी इंडक्टिव और में भी कैपेसिटिव. जो यूजुअली प्रैक्टिस में देखा गया है 15 से 20% जो लोड है वो आपका रेजिस्टिव नेचर का है, ठीक है ना. और जो रेजिस्टिव लोड होते हैं वो डिमांड करते हैं पी की, दैट इज एक्टिव पावर की. दिस इज ऑल्सो नोन एज रियल पावर, राइट. बट मोस्ट ऑफ द लोड इन आवर डेली लाइफ और इंडस्ट्रीज is inductive in nature. More than 80% load is inductive in nature, and this load demands Q. Q means reactive power. Okay. अगर हम कैपेसिटिव लोड की बात करें तो प्रैक्टिकली ये लोड एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है ना. अभी एक बार के लिए आप मान के चलेंगे प्रैक्टिकली दिस लोड डज नॉट एग्जिस्ट, राइट. सो इन द नटशेल वी कैन से दैट द एसी सिस्टम सप्लाई और कंज्यूम टू काइंड्स ऑफ पावर. दो तरह की पावर कंज्यूम हो रही है लोड के अंदर. पहली हो रही है रियल पावर, दूसरी हो रही है रिएक्टिव पावर. इसका मतलब है जो लोड है उसको दोनों ही पावर की जरूरत है. एक्टिव भी चाहिए और रिएक्टिव भी चाहिए, ठीक है ना. अब हम आगे बढ़ते हैं. अब हम डिफाइन करते हैं पावर फैक्टर को. देखिए, अभी तक हमने तीन तरह की पावर देखी, पी, क्यू एंड एस, दैट इज एक्टिव, रिएक्टिव एंड एपरेंट. और हमने लोड का नेचर भी देखा कि वो रेजिस्टिव हो सकता है और इंडक्टिव भी हो सकता है, ठीक है ना. अगर हम उन चीजों को पढ़ चुके हैं तो अब हम पावर फैक्टर को अगर डिफाइन करें तो देयर आर थ्री वेज बाय विच पावर फैक्टर कैन बी डिफाइंड. The number one is the ratio of active power to the apparent power, that is P by S, ठीक है ना. देखिए, आपका P होता है VI cos phi और S आपका होता है VI. तो VI से कैंसिल हो जाएगा, आपका बच जाएगा यहाँ पर cos phi, ठीक है ना. It is a very general definition which is applicable to all the circuits, right. We can also define the power factor in terms of circuit parameters, right. जैसा कि हम कह सकते हैं कि ratio of resistance to the impedance R by Z, right. तीसरी जो डेफिनेशन है, इट इज पर्टिकुलरली एप्लीकेबल टू द सर्किट्स वेयर योर सप्लाई इज साइनसोइडल इन नेचर. ओके, इन दैट पर्टिकुलर केस वी कैन से दैट द कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन यू कैन से सप्लाई वोल्टेज और यू में से फेज वोल्टेज, राइट, एंड फेज करंट और यू कैन से सप्लाई करंट, इनके बीच का जो एंगल होता है उसका अगर हम कोसाइन ले लें, दैट इज कॉस फाई, उसको हम कहते हैं पावर फैक्टर. ओके, अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहाँ समझने की है कि जो एक्टिव पावर P है, इट इज नेवर नेगेटिव, राइट. इट इज अ रियल पावर. इट इज द एक्चुअल कंज्यूम्ड पावर बाय द लोड, राइट. इट कैन नॉट बी नेगेटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव.
वेयर एज योर रिएक्टिव पावर कैन बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। रिएक्टिव पावर जो है वो बेसिकली रियल पावर नहीं है, इट इज इमेजनरी पावर। तो ये पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है इन वैल्यू, राइट। सो इट इज ऑलवेज एडवांटेजेस टू रिड्यूस द रिएक्टिव पावर, क्योंकि ये रियल पावर है नहीं, तो हम चाहते हैं कि ये कम से कम हो इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द सिस्टम एफिशिएंसी। ओके, अब हम पावर फैक्टर को थोड़ा सा और गहराई में अध्ययन करें तो आइडियली जो हमारा पावर फैक्टर है इट शुड बी यूनिटी। ये कब हो सकता है? जब हमारा रेजिस्टिव सर्किट हो प्योर, जो कि संभव नहीं है, ठीक है ना। तो इसकी जो प्रैक्टिकल रेंज है वो 0 से लेकर के 1 तक हो सकती है, राइट। फॉर इंडक्टिव सर्किट द करंट लैग्स बिहाइंड द वोल्टेज। हम जानते हैं कि जब भी सर्किट इंडक्टिव होगा तो आपकी जो करंट है वो वोल्टेज से लैग करेगी, ठीक है ना, बाय सम एंगल। तो इस केस में जो आपका पावर फैक्टर है वो लैगिंग पावर फैक्टर कहलाता है, इसको हम कहते हैं लैगिंग पावर फैक्टर, राइट। और उसका जो अगर हम अपोजिट केस ले लें, फॉर कैपेसिटिव सर्किट योर करंट विल लीड दी वोल्टेज, ये हम सब जानते हैं, तो इस केस में आपका जो पावर फैक्टर है वो लीडिंग नेचर का होगा, ठीक है ना। अब जो प्रश्न आता है कि भाई जो पावर फैक्टर है अगर वो लो है या पुअर है तो वो आपका जो है हाईली अनडिजायरेबल उसको माना जाता है, ठीक है ना। इसका क्या कारण है? इसका कारण ये हो सकता है कि भाई अगर पावर फैक्टर कम है तो उससे हमारा जो सिस्टम है, जो हमारा सर्किट है, उसको कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है, ठीक है ना। तभी तो हमारे को पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट की जरूरत पड़ी है। तो अब इस पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करने के लिए मैं आपको ग्राफिकल वे में समझाने की कोशिश करता हूं। तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आपकी जो एक्टिव पावर है वो है आपकी वी आई कॉस फाई, राइट। अब जो हमारा प्रैक्टिकल सर्किट होता है उसके अंदर हम जो पावर है और जो वोल्टेज है, क्योंकि हमारे सारे ही इक्विपमेंट जो है वो एक पर्टिकुलर वोल्टेज के ऊपर डिफाइंड रहते हैं और यूजुअली हम पावर और वोल्टेज को हम कांस्टेंट मान के चलते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम इसको थोड़ा सा रीडिफाइन करें तो योर कॉस फाई विल बी पी अपॉन वी आई। आपका अगर P और V अगर कांस्टेंट है तो हम कह सकते हैं कि योर कॉस फाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर करंट। इसका मतलब है कि जो पावर फैक्टर है वो जो करंट है उसके व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है ना। तो अब आप देखिए, ये जो एरो मैंने बताया कि अगर आपका पावर फैक्टर कम हो जाता है, ठीक है ना, इफ योर पावर फैक्टर रिड्यूसेस और इट बिकम्स लो, देन इन दैट पर्टिकुलर केस योर करंट विल राइज। और जब करंट इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब आई स्क्वायर आर, आपकी जो हीटिंग है वो बढ़ेगी। अगर हीटिंग बढ़ती है तो उसका सीधा सीधा असर आपके इंसुलेशन के ऊपर आता है, योर इंसुलेशन में गेट डैमेज। और अगर आप इंसुलेशन को डैमेज नहीं होना देना चाहते हैं तो आपको इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, ठीक है ना। और अगर इंसुलेशन की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है इसका मीन्स आपकी कॉस्ट बढ़ रही है। ये आपने पहला सीक्वेंस ऑफ इवेंट समझा, ठीक है ना। अब उसका दूसरा एस्पेक्ट और देखते हैं। देखिए, अगर करंट बढ़ रही है तो आपका एरिया ऑफ कंडक्टर भी इंक्रीज होगा। कैसे होगा? देखिए, आप जानते हैं कि आर इक्वल टू हमारा होता है रो एल बाई ए, ठीक है ना। तो उस केस में आपका रो और एल जो है ना, रो आपका कांस्टेंट है। और अगर आपका करंट अगर बढ़ रहा है इसका मतलब आपका रेजिस्टेंस कम हो रहा है। रेजिस्टेंस कम होने का मतलब है उसका एरिया बढ़ गया। एरिया बढ़ गया मतलब उसकी साइज बढ़ गई और आपको जो है वो सेम अमाउंट ऑफ करंट फ्लो करवाने के लिए आपको मोटा कंडक्टर लेना पड़ेगा। इसका मीन्स आपकी जो कॉस्ट है वो फिर से बढ़ गई, ठीक है ना। अब तीसरा इसका जो एस्पेक्ट है, देखिए, अगर करंट बढ़ रही है तो वोल्टेज ड्रॉप भी बढ़ेगा और वोल्टेज ड्रॉप बढ़ेगा इसका मीन्स परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन वो भी बढ़ेगा। और जब भी परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन का बढ़ना, इसका मतलब है आपका जो वोल्टेज रेगुलेशन है वो पुअर हो गया, ठीक है ना। अब एक और एस्पेक्ट देखिए, अगर आपकी करंट बढ़ रही है इसका मतलब पहले हमने देखा आई स्क्वायर आर लॉसेज बढ़ रहे हैं और जब भी लॉसेज बढ़ेंगे तो आपकी एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी, ठीक है ना। अब पावर फैक्टर की एक और डेफिनेशन हमने देखी कि ये रेशियो है एक्टिव पावर टू दी एपरेंट पावर का। एक्टिव पावर की यूनिट आपकी किलोवाट, रिएक्टिव पावर की आपकी यूनिट केवीए। पी अगर हमारा कांस्टेंट है और उस समय अगर आपका पावर फैक्टर कम हो रहा है तो आपका इसका मतलब आपका जो एस है वो बढ़ रहा है। एस बढ़ने का मतलब है आपकी केवीए रेटिंग ऑफ इक्विपमेंट बढ़ गई है। रेटिंग बढ़ गई इसका मतलब अगेन आपका खर्चा बढ़ गया। तो आप देखिए कि एक पावर फैक्टर के कम होने से पूरे सिस्टम के ऊपर कितना ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है और ये जो भी प्रभाव इस सिस्टम के ऊपर पड़ रहे हैं वो सारे के सारे अनडिजायरेबल हैं, ये हम नहीं चाहते हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए हमने कहा कि द लो और पुअर पावर फैक्टर इज हाईली अनडिजायरेबल, ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा, कतई बर्दाश्त नहीं होगा, ठीक है ना। अब इस पावर फैक्टर को लो हमको होने नहीं देना है, तो इसलिए हम कहते हैं कि वाई पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट इज रिक्वायर्ड बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस रीजंस। इसलिए हमको पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है, ठीक है ना। अब इसका एक और पहलू देखिए। देखिए, हमने कहा कि जो हमारे जितने भी लोड है मोर देन 80% दे आर इंडक्टिव इन नेचर।
कौन कौन से लोड हो सकते हैं? आपकी इंडक्शन मोटर्स है, हर एक के घर में लगी रहती है, ठीक है ना। आपकी ट्यूबलाइट्स है, आर्क लैंप्स है, दिस ऑल आर इंडक्टिव इन नेचर। इंडक्टिव नेचर का मतलब है उसमें रेजिस्टेंस भी होगा और इंडक्टेंस भी होगा। हेंस दे हैव लो लैगिंग पावर फैक्टर। पावर फैक्टर आपका कम हो गया। अब थोड़ा सा और इसको गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, पावर फैक्टर का कम होने का मतलब है आपकी पी तो कांस्टेंट है, एस आपकी बढ़ गई, मतलब केवी रेटिंग बढ़ गई। अगर आपकी एस बढ़ी है और पी आपका कांस्टेंट है, इसका मतलब आपका क्यू बढ़ गया है, ठीक है ना। क्योंकि हमने कहा कि जो एस है इट इज द वेक्टर सम ऑफ पी प्लस क्यू। अगर पी कांस्टेंट है, एस बढ़ रहा है तो क्यू भी बढ़ रहा है। इट मीन्स द सोर्स ऑफ रिएक्टिव पावर इज नथिंग बट योर इंडक्टिव लोड, राइट। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अब द पुअर पावर फैक्टर इज मेनली ड्यू टू इंडक्टिव लोड्स, ये हमने देख लिया है, ठीक है ना। और दूसरा, वी ऑलवेज इन प्रैक्टिस टू रिड्यूस रिएक्टिव पावर। ये रिएक्टिव पावर किसके कारण बढ़ी? इंडक्टिव लोड के कारण। इंडक्टिव लोड किसके कारण से बढ़ा? पुअर पावर फैक्टर के कारण, ठीक है ना। नाउ द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट इज टू इंजेक्ट लीडिंग करंट। देखिए, जो लैगिंग करंट सर्किट के अंदर बढ़ी है उसको, उसके इफेक्ट को हमारे को नलिफाई करना है, न्यूट्रलाइज करना है। तो आपको सर्किट के अंदर एक इंजेक्ट करनी पड़ेगी लीडिंग करंट इनटू द सर्किट, राइट, सो एज टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ लैगिंग करंट। और लीडिंग करंट जो है वो एक ही आदमी कर सकता है ऐसा, वो हो रहा है कैपेसिटर, क्योंकि इसका बिहेवियर जो है जस्ट अपोजिट होता है इंडक्टर के, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक चीज देखी कि जो पुअर पावर फैक्टर है उसका सर्किट के ऊपर बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है, और उसके कारण आपकी जो रिएक्टिव पावर है वो बढ़ रही है, जो हम चाहते नहीं है, ठीक है ना। और वैसे भी पावर फैक्टर पुअर होने से बहुत सारे इफेक्ट्स हो रहे हैं। तो अल्टीमेटली आपको पावर फैक्टर को इंप्रूवमेंट करना ही पड़ेगा, और ये किसकी सहायता से होगा? आपके कैपेसिटर की सहायता से होगा, ठीक है ना। तो अब आप देखें, अगर आप पावर फैक्टर को इंप्रूव कर देते तो उससे आपको क्या क्या फायदे होंगे? आपकी करंट कम हो जाएगी, ठीक है ना, आपके लॉसेस कम होंगे, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, केवीए लोडिंग आपकी जनरेटर्स की, स्विच गेट्स की मतलब जो रेटिंग है वो आपकी कम हो जाएगी, ठीक है ना। वोल्टेज लेवल बढ़ जाएगा, ड्रॉप नहीं होगा इस बारी, तो वोल्टेज रेगुलेशन भी इंप्रूव हो जाएगा, और आपका केवीए डिमांड चार्जेस जो है वो भी कम हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से जो नुकसान हो रहे थे पहले, अगर आप उसको इंप्रूव कर देते हैं तो ये सारे नुकसान जो है वो फायदे में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। और फाइनली जो मेथड्स ऑफ पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट है, हम दो तरीके से कर सकते हैं। स्टैटिक कैपेसिटर काम में ले सकते हैं और सिंक्रोनस कंडेंसर भी हम काम में ले सकते हैं। तो मित्रों, मैं समझता हूँ आपको यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई होंगी कि पावर फैक्टर क्या होता है, उसके लो होने से सिस्टम की हेल्थ के ऊपर कितना बुरा प्रभाव पड़ता है, और हम उसको कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, क्या क्या उपाय हैं, ठीक है ना। तो अब ये जो मेथड्स हैं इनकी चर्चा हम इसके अगले भाग में करेंगे, एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। इसके अगले भाग के लिए आप मेरे साथ बने रहिए, मैं जल्दी ही इसका अगला भाग आपके सामने लाऊंगा। थैंक यू।